ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में हमने भेज दिया है। आज का टॉपिक है जी पित्त का छठा गुण। 5 गुणों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पित्त का क्या क्या गुण है, तो ये कुछ संदिग्ध है, यानी कि ये चिकना है, तीक्ष्ण है यानी कि एक्टिव है, यानी कि तेज है, और उष्ण है। पित्त क्या है? उष्ण है, गर्म है, और लघु भी है। तो जो गर्म होता है ये लघु होता है जी, तो इस कारण से लघु है। तो वात में भी लघुता है और पित्त में भी लघुता है। इसी प्रकार से 5वां गुण हमने कल देखा था, वात के पित्त के विशद गुण, यानी कि आम भाषा में क्या बोलेंगे, साफ सुथरा, क्लियरनेस, ये हो गया था। आज जो है सरगुण के बारे में और द्रव गुण के बारे में चर्चा करेंगे जी। सरगुण क्या है? तो पित्त का छठा गुण है सरगुण, है ना। तो सरगुण के बारे में पढ़ेंगे, इसका महत्व जानेंगे, और द्रव गुण के बारे में पढ़ेंगे, और अम्ल और कटु इसको भी समझाएंगे। ठीक है। वैसे तो 7 गुण भागवत के अनुसार क्या है, ये सभी गुण है ना। पित्तम सासनेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो द्रवम जो है यानी कि 7वां गुण है। इसके अलावा हमने अम्ल और कटु, ये पित्त के ही गुण हैं, मैं बताऊंगा। तो अभी जानते हैं पित्त का छठा गुण क्या है, सरगुण है। तो इसके डिटेल पढ़ सकते हैं कोई भी। पित्त का छठा गुण सर। लौकिक भाषा में सर का अर्थात गतिशील होता है। इसका अर्थ होता है सरकने या चलने वाला। यह गुण गतिशील, चलने वाला और रुकावट को हटाने वाला होता है। शरीर में बढ़ा हुआ पित्त का सरगुण अपरिपक्व मलों को, विबंध को हटाकर मलों की अनुलोमन का कार्य करता है। वात, मल, मूत्र, स्वेद, पसीना, इन सबको प्रेरणा देने का काम करता है, निकालने का काम करता है। सरगुण प्रकवस्य पक्वाशय, छोटी आंख, वस्ती, थोड़ा सा कुछ ऊपर खींचे, बड़ी आंख और वृक्क, किडनी आदि अंगों में निरंतर गति देने का काम करता है। पित्त का छठा गुण है सरगुण। तो सर का मतलब होता है सरकने वाला, यानी कि इसमें गति है। इसका अर्थ क्या होता है? सरकने वाला, जो सरकता है, या चलने वाला। वैसे तो चलना और सरकना में बहुत अंतर है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। तो ये सरकने वाला होगा, ऐसा समझिए। यह गुण गतिशील होगा, सरकने वाला है यानी गतिशील है, चलने वाला है, और ये रुकावट को हटाने वाला है। कोई भी रास्ते में आएगा, क्योंकि इसका गुण है बहने का, है ना, सरकने का, तो रास्ते में जो भी आएगा उसको भी जो है साथ में, है ना, ले करके सरक जाएगा, उसको भी आगे बढ़ा देगा। तो शरीर में बढ़ा हुआ पित्त सरगुण अपरिपक्व मलों, यानी कि जो भी परिपक्व मल है या विबंध है, यानी कि कब्ज है, उसको हटाता है पित्त का सरगुण, है ना। तो इस कारण से ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। पित्त का सरगुण के कारण जो है अपरिपक्व मल और विबंध ये सब हट जाता है, क्योंकि ये मलों की अनुलोमन का कार्य करता है, यानी कि निकालता है, मल को निकालने का कार्य करता है। मल मूत्र स्वेद, है ना, मल मूत्र स्वेद यानी पसीना, इन सबको प्रेरणा देने का कार्य वात करता है। वात का कार्य है कि मल मूत्र पसीना इन सबको प्रेरणा देने, लेकिन निकालने का कार्य जो है ये सरगुण है। सरगुण इन सबको प्रेरणा देने का बात है, निकालने का काम करता है। ठीक है, ये सरगुण। तो सरगुण होने से जो है, पित्त होने से, पित्त का सर ही गुण है, जिस कारण से गर्मी बढ़ती है तो पसीना तेज निकलता है। तो कहीं ना कहीं बात भी है ना। तो बात का जो है यहाँ पे चल गुण, पित्त का सरगुण, ये सब काम करता है। सरगुण जो है पकवाशय में और
यहाँ पे पकवासय है और बस्ती वैसे तो होता है बड़ी आत छोटी आत दोनों को इसको समझेंगे। छोटी आत आया है, बस्ती में बड़ी आत आ गया, वो बस्ती मतलब बड़ी आत नहीं होता है, इसको सुधार करेंगे। तो क्या है कि छोटी आत बड़ी आत और वृक्क यानी कि किडनी आदि अंगों में निरंतर गति देने का कार्य करता है। तो हमारा जो आते होती है, आतों के से होकर के हमारा जो है आहार गुजरता है, तो ये सरगुण है जो सरकाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये नोट वाला पॉइंट पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है ये नोट। सरगुण के कारण ही पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को कभी कब्ज नहीं होती है। जब पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के सिर में उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव्य गुण बढ़े हो तो ही सिर गुण ज्यादा खतरनाक रूप लेता है। सरगुण ज्यादा खतरनाक लेता है जी। सिर आप पढ़ रहे थे, सरगुण हम क्या पढ़ रहे हैं, पित्त का छठा गुण है जी सरगुण। ठीक है, सरकने वाला ये गुण है। तो सरगुण के कारण क्या है, पित्त प्रकृति वाले को कब्ज नहीं होता। पहले हमने देखा कि पित्त प्रकृति का यानी कि पित्त का पहला गुण आपने देखा कि संदिग्ध है। ये चाहे जितना भी संदिग्ध हो, वैसे तो बहुत अच्छा संदिग्धता होती है ना, जो भी संदिग्ध है वो अच्छा क्वालिटी वाला संदिग्ध होता है। तो ये पित्त जो है संदिग्ध होता है, तो इस गुण के कारण, पहला गुण के कारण, और छठा गुण है सरगुण, है ना, मोबिलिटी और संदिग्ध यानी चिकनाई, इन दोनों के कारण पित्त प्रकृति वाले को कब्ज नहीं होता है, ये बताना चाह रहा है जी, है ना। कि पित्त प्रकृति में क्या क्या गुण है जी, तो पित्त प्रकृति में पहले तो संदिग्धता है और दूसरा गुण है सरगुण। तो दोनों गुण के कारण क्या है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को कब्ज नहीं होता है, लेकिन पाइल्स क्यों हो जाता है ना। तो ऐसा भी नहीं है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को क्या है कि उष्णता के कारण, तीक्ष्णता के कारण जब पाइल्स हो, वैसे तो बात के कारण हुआ हो, है ना, या कफ के कारण, तो बात के कारण क्या है कि उसका लघुता आ गई, रुक्षता आ गई आंतों में, तो प्रेशर जोर लगाया तो उसके क्या है कि गुदा मार्ग में जो है अवरोध उत्पन्न हुआ, कमज़ोर हुआ तो अवरोध उत्पन्न हुआ। लेकिन क्या है कि जब पित्त आ जाएगा तब क्या है कि जलन होगा, वहाँ पे गुदा मार्ग में जलन होगा और जलन करेगा, दर्द करेगा, है ना, और साथ साथ में बहुत सारा जैसे क्या है कि खुजली करेगा। और वैसे तो खुजली कफ के केस में रहता है, पर जो जो भी समस्या आएगा, ब्लीडिंग होगा, तो ये सारी समस्या जो है पित्त जब बढ़ जाएगा उष्ण गुण, तब बढ़ा देगा अर्श को। तो पित्त के कारण अर्श नहीं हो रहा है, पित्त अर्श को बढ़ा रहा है। जब आप मिर्च खाएंगे तो जले पे नमक छिड़केंगे तो जलन करेगा ही, तो बात ने अर्श किया, लेकिन पित्त इसे बढ़ा रहा है। तो इसलिए क्या है कि पाइल्स में, अर्श में हम क्या करते हैं कि पित्तवर्धक आहार विहार बंद करा देते हैं कि आप सरसों का तेल भी ना खाओ तो ठीक है, आप जो है मिर्च मसाले, है ना खाओ तो ठीक है, क्योंकि इसका सेवन करते रहने से क्या होगा कि वहाँ पे जलन होगा जी, इसलिए नहीं सेवन करवाते हैं। पित्त के कारण अर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि पित्त अगर बैलेंस में है तो पित्त का गुण है संदिग्ध गुण, पित्त का गुण है सरगुण, तो कभी भी कब्ज नहीं होगा। तो पाइल्स कैसे होगा, अर्श कैसे होगा, नहीं होगा ना। पाइल्स अर्श कैसे तब होगा जब क्या है, कंडीशन क्या होगा, शरीर में लघुता होगी, लघुता के कारण मल नहीं निकलेगा तो व्यक्ति जोर लगाएगा तो कमज़ोर होगा, मतलब उसका जो गुदा मार्ग पे प्रेशर पड़ेगा। तो अर्श क्या है ना, पाइल्स और फिस्टुला क्या है, तो गुदा मार्ग की कमजोरी है, ऐसा समझ लीजिए। तो कई कारणों से होता है, खान पीन से और आहार विहार से। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बैठा रहता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बैठने का कोई स्थान नहीं मिलता, उबड़ खाबड़ पथरीली और नुकीली स्थान पर बैठता है, तो उसको पाइल्स होता है, ना कि मिर्च मसाले खाने वाले व्यक्ति को होता है। तो मिर्च मसाले खाने वाले व्यक्ति को पाइल्स बढ़ जाता है अगर हो रहा होता है, तो अगर है तो बढ़ जाएगा। तो ये समझना है। अब पढ़िए कि बात के चल गुण मैंने बताया था, है ना, कि बात में गुण क्या है जी, चल गुण। बात का वैसे हमने 8 गुण बताया, तो ये 8 गुण है बात का, है ना। तो ये जो क्या है कि इसमें संदिग्ध गुण है, बात का क्या है, तत् रुक्षो लघु सीता खरा सूक्ष्म चलो अनिला। तो सूक्ष्म है, चल है ना,
तो बात का ये सब गुण है। माने बात क्या है, बात की क्या क्या क्वालिटीज है, तो ये शीत होगा, बात रुक्ष होगा, खर होगा, हल्का होगा, ठंडा होगा, है ना, चल होगा, है ना, सूक्ष्म होगा, ये सब गुण है। तो ये सब गुण है। तो बात में मैंने बताया था कि ये चल गुण है। बात में क्या है जी, चल गुण है। और आप बता रहे हैं कि पित्त में सरगुण है। तो क्या अंतर है, ये चल गुण, ये सरगुण, क्या अंतर है? तो थोड़ा तो अंतर है, तभी तो, है ना, पित्त और बात में अंतर है। तो ये पढ़िए कि पित्त के बात के चल गुण और पित्त के सरगुण में क्या अंतर है, कैसे डिफरेंट करें? वात के चल गुण और पित्त के सर गुण में अंतर। वात में रुक्ष गुण होने के कारण ये सरक नहीं पाता है। वात में लघु गुण के कारण ये हिलडोल पाता है, अर्थात चल पाता है। जबकि पित्त में स्निग्ध गुण के चिकनाई के कारण इसमें सरकने वाला गुण होता है। देखिए, बात के चल गुण है जी, है ना, ये चलने वाला है, और पित्त के सरगुण है, सरकने वाला है। अब देखिए क्या है कि चलना और सरकना में बहुत अंतर है ना। चलना किससे कहेंगे, जब क्या है कि वो स्वयं गति करेगा, और सरकना क्या है कि तब होगा जब किसी का सहायता मिलेगा। तो बात वाले को कोई सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सबका सहायता करता है। बात क्या है, रुक्ष है, लघु है, तो इस कारण से क्या है कि वो खुद चलता है। लेकिन पित्त क्या है, ये स्निग्ध है, उसको स्निग्धता मिल गई, है ना, और उसको सरता मिल गई, यानी सरगुण भी है और स्निग्ध गुण भी है। तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा गुण है, स्निग्ध गुण और सर गुण है। और बात में क्या है, रुक्ष गुण है। रुक्षता के कारण क्या है कि वो फंस रहा है। रुक्षता के कारण क्या है कि वो फंस रहा है। जैसे आप देखे होंगे, क्या है कि आप कलाई में खास करके माताएं बहनें चूड़ी पहनती है या कुछ भी पहनती है, हाथों में कंगन चूड़ी वगैरह। तो अगर मान लीजिए कि रूखा सूखा हाथ है, तो क्या है कि सूखा हाथ है, तब क्या है कि चूड़ी पहनने में कठिनाई होगा, है कि नहीं। लेकिन यदि क्या है कि साबुन लगा ले या तेल लगा ले, तब देखिए जी क्या होगा, यहाँ पे स्निग्ध गुण आ गया, तो सरगुण बढ़ गया। तो ऐसा समझिए कि बात चलता है, स्वयं चलता है, लेकिन पित्त को चलाने वाला जो है वहाँ पे स्निग्ध गुण एक्स्ट्रा है ना। तो स्निग्धता के कारण वो सरकता है, और बात के रुक्षता के कारण चलता है। तो अंतर है कि नहीं है, बात चल रहा है, रुक्षता के कारण उसको चलना पड़ता है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं है। पित्त को जो है स्निग्ध गुण है, तो इस कारण से स्वयं जो है सरक पाता है ना, सरक पाता है, यानी सरकने वाला कार्य है। और बात जो है केवल लघु गुण है, तो केवल हिल डोल पाता है ना, और आगे बढ़ पाता है किसी प्रकार से। लेकिन पित्त क्या है, स्निग्ध गुण है, चिकनाई है, एक बार बस इसको धक्का दे दो आगे बढ़ जाएगा, है ना, सरकने वाला है जी, आगे बढ़ने वाला है। ठीक है जी। तो अंतर तो समझ में आ गया होगा, बात के चल गुण और पित्त के सर गुण। तो चलना और सरकना में अंतर है जी। ठीक है, तो ये था। अगला गुण पढ़िए, पित्त का 7वां गुण क्या है, द्रव गुण है। तो ये द्रव गुण जैसे पहले मैंने बताया था, देखिए पित्त का 7वां गुण क्या है, द्रव, यानी कि लिक्विड, है ना। तो ये इसके बारे में पढ़िए, ठीक है, द्रव गुण के बारे में पढ़िए। पित्त का 7वां गुण द्रव। द्रव गुण का अर्थ पतला होता है। द्रव गुण पित्त का मुख्य गुण है। द्रव्य गुण शरीर में अति गीलापन बढ़ाता है। यह शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों यानी अंगों अर्थात शरीर के बारीक से बारीक हिस्सों में भी सरकने वाला होता है। द्रव गुण जल, गर्म जल या एसिड रूप में महाभूत प्रधान होता है। पित्त का द्रव गुण शरीर में पतलापन व गीलापन बढ़ाता है। द्रव गुण बढ़ने पर शरीर की धातुओं व अंग में स्थिरता का अभाव होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में द्रव गुण बढ़ता है
शरीर के धातुओं और अंग मजबूत नहीं होते, मांसपेशियां मसल्स नहीं बनते हैं। द्रव गुण शरीर में गतिशीलता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पित्त का द्रव गुण बढ़ने पर शरीर में कपकपी बनती है। पित्त का द्रव गुण बढ़ने से शरीर में कपकपी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। पित्त का 7वां गुण है जी, महर्षि भागवत के अनुसार 7वां गुण द्रव गुण है, जिसका अर्थ लिक्विड ऐसा समझ लिए। द्रव गुण का अर्थ मतलब होता है लिक्विड, यानी कि पतला है ये। तो कहिएगा कि ये द्रव पित्त है, तो पित्त का पंचभौतिक संरचना क्या है? तो तेज और आप महाभूत है जी, है ना। ये बहुत ही क्या है कि कहिएगा कि परस्पर विरोधी है ना। तेज और आप महाभूत माने आग भी है और जल भी है जी। तो इसे मैं समझाऊंगा। तो पित्त का 7वां गुण क्या है? द्रव गुण। तो द्रव गुण का मतलब होता है पतला, ये लिक्विड है। द्रव गुण क्या है? ये पित्त का प्रमुख गुण है। कैसे? तो समझते हैं इसे। द्रव गुण क्या है कि शरीर में अति गीलापन बढ़ाता है। द्रव्य यानी कि क्या है कि गीलापन, है ना, पतला गीलापन बढ़ाता है द्रव्य, है ना। यह शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जितने भी अपने शरीर में ऑर्गन्स हैं, है ना, सभी मतलब सभी से जो है, सभी में बारीक हिस्सों में भी सरकने वाला होता है, वहाँ पे रहता है सभी। जैसे कोई भी एक अंग देखिए, आपका हार्ट है, लीवर है, किडनी है, चाहे ब्रेन है, या कोई भी एक अंग है, वहाँ पे कोई ना कोई मतलब क्या है कि एक द्रव्य, है ना, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई एक द्रव्य जो है निश्चित रूप से पाया जाता है। जैसे लीवर में ही देख लीजिए, है ना, एक नहीं बल्कि क्या है कि 100 से भी अधिक जो है वहाँ पे जूस रिलीज होता है ना। उनमें से एक बाइल जूस भी है, बहुत सारे एंजाइम हैं, तो आगे और भी बताएंगे। तो लीवर जो है बहुत सारे जो है उसका कार्य है, और वहाँ से बहुत सारे द्रव्य यानी कि जूस और बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। तो ये जो द्रव गुण के कारण ही हो पाता है। द्रव गुण क्या है? तो द्रव गुण जल महाभूत प्रधान है जी, है ना। देखिए आया ना, जल ये द्रव गुण जो है, यानी कि पित्त का 7वां गुण द्रव गुण है, ये जल महाभूत प्रधान है। ठीक है, तो द्रव गुण जल यानी कि ये किस रूप में है? जल महाभूत प्रधान तो है, लेकिन किस रूप में है? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कोई भी साथी स्क्रीन शेयर ना करें हमारे अलावा। आपको बस ये क्लास सुनना है केवल, और कुछ भी प्रश्न रहेगा तो आपको जो है अनम्यूट करके पूछना है, या फिर चैट बॉक्स में जो है आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। स्क्रीन शेयर किसी को नहीं करना है जी, ठीक है जी। तो कोई नए साथी लगते जुड़े हैं वो कर किए होंगे। हाँ जी, तो देखिए वैद्य शंभुनाथ जी का आया है चैट बॉक्स में कि रुक रुक करके चलना वायु का चल गुण है जी, और एक समान चलना यानी कि बीच में रुकावट ना हो, इसे सरगुण कहते हैं जी। बहुत बढ़िया समझाया आपने भी। रुक रुक के चलना, वायु क्या है कि कभी बहती है, कभी जो है रुकती है, इस प्रकार से समझिए, है ना। चलने का बात का इस प्रकार से गुण है, रुक रुक करके चलना वायु का चल गुण, इसे समझिए। क्योंकि वायु क्या है, कभी तेज चलती है, कभी है ना मंद, या फिर कभी बंद तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि वायु बहना बंद हो गया जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, व्याकुलता होती है। और एक समान चलना यानी कि बीच में रुकावट ना हो, इसे सरगुण कहते हैं। एक समान चलना, बिल्कुल सही कहा आपने भी, है ना। तो एक समान मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई मान लीजिए अग्नि ही प्रज्वलित कर दिया, तो लगभग एक समान चलता है लगातार, ठीक है, इस प्रकार से कुछ रहता है। तो चलिए, पित्त का 7वां गुण मैं समझा रहा था। तो पित्त का 7वां गुण क्या है? द्रव गुण। द्रव मतलब होता है पतला, और यह जो है मतलब क्या है कि गीलापन,
शरीर के सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों, बारीक से बारीक हिस्सों में सरकने वाला होता है। द्रव गुण क्या है? जल महाभूत प्रधान है। ये टॉपिक आपको समझाता हूँ मैं। तो द्रव गुण क्या है? जल महाभूत प्रधान है। और किस रूप में है इसे समझना है। किस रूप में है? तो द्रव गुण जल महाभूत प्रधान है और ये एसिड रूप में है जी शरीर में, है ना। पित्त क्या है? एसिड रूप में आया है। तो गर्म जल या एसिड रूप में हम इसे समझेंगे। तो पित्त जो है एसिड, यानी कि ये कहीं ना कहीं लिक्विड है ना। तो एसिड रूप में ये पाया जाता है। पित्त का द्रव गुण शरीर में पतलापन और गीलापन बढ़ाता है। द्रव गुण जो है शरीर में पतलापन गीलापन बढ़ाता है। द्रव गुण बढ़ने पे शरीर की धातुओं एवं अंगों में स्थिरता का भाव हो जाता है। जब पतलापन आएगा, गीलापन आएगा तो लचीलापन आएगा। तो इस कारण से अस्थिरता का भाव पित्त के द्रव गुण बढ़ने से आता है। तो वैसे तो पित्त प्रकृति में शरीर क्या होता है? मध्यम होता है, फिर भी कफ के जैसे तो नहीं होगा, हाँ बात से बढ़िया होगा। तो जिस व्यक्ति के शरीर में द्रव गुण बढ़ता है तो उसके धातु, उसके अंग मजबूत नहीं होते हैं, मसल्स कम बनता है। और द्रव गुण शरीर में गतिशीलता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। द्रव गुण क्या है कि ये भी सरकने वाला ही है। द्रव गुण के कारण यानी कि कोई भी लिक्विड क्या होगा? बहेगा, सरकेगा। इस प्रकार से पित्त का द्रव गुण बढ़ने पे क्या होगा? कपकपी। और पित्त का द्रव गुण बढ़े तो क्या है? मल मूत्र में जल की मात्रा अधिक होगी। ये पॉइंट को विशेष रूप से समझना है, क्योंकि ये जो है आपके जो है प्रैक्टिस में या फिर आपने देखा होगा ये किस रूप में आता है। मैं आपको समझाता हूँ। पित्त का द्रव गुण जब बढ़ा हो तो मल मूत्र में जल की मात्रा अधिक होगी, जिसके कारण मल मूत्र बिखरा हुआ है ना। विशेष रूप से मल, है ना, मल की बात करेंगे, स्टूल। तो विशेष रूप से मल बिखरा हुआ आता है और उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। तो क्या समझे इसमें आपने? इसमें आपको यही समझना है कि मल में जल की मात्रा अधिक आ रहा है, मतलब क्या है? लूज मोशन जी, ठीक है। लूज मोशन होता है तो क्या होता है? मल बिखरा बिखरा आता है। मल में पानी अधिक आता है, मल नहीं आता है, क्योंकि मल क्या है? भोजन करेंगे तो क्या है कि सर्किट विभाजन होकर के किट बनेगा, यानी कि स्टूल बनेगा, फिसेज बनेगा। लेकिन जब क्या लूज मोशन होता है तब क्या होता है जी, बताइए। लूज मोशन होता है तो पानी निकलता है, यानी कि पित्त का द्रव गुण बढ़ गया, है ना। और वो जो द्रव गुण निकलता है, यानी कि द्रव मल निकलता है, वो क्या होता है? एसिड रूप में होता है जी, है ना। वो नुकसानदायक होता है, मतलब ये एसिड रूप में होता है। ये देखते होंगे कई बार जिसको लूज मोशन हो जाता है या हुआ होगा तो अनुभव किए होंगे, करते होंगे कि जो लूज मोशन होता है या फिर वोमिटिंग होता है जी, तो वोमिटिंग होना भी क्या है? पित्त का द्रव गुण बढ़ गया, है ना। या फिर लूज मोशन हो गया, क्या हो गया? पित्त का द्रव गुण बढ़ गया। तो क्या है कि वो द्रवता जो है शरीर से बाहर निकले तो वो सब क्या होता है? एसिड रूप में होता है ना। वो क्या है? किस रूप में? एसिड रूप में होता है। यानी कि ये क्या है कि खट्टापन, इस प्रकार से जब उल्टी वगैरह होता है या लूज मोशन, वो सभी खट्टे एसिड अम्ल होता है जी, है ना। यदि क्या है कि कभी क्या है गंध आ गया हो तो अनुभव क्या है कि आपने अनुभव किया होगा कि ये एसिड रूप में है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब क्या है? पित्त के द्रव गुण बढ़ने का परिणाम है। तब क्या होता है? पित्त के द्रव गुण बढ़ जाता है तो द्रवता जो है क्या गुदा मार्ग से या फिर मुख मार्ग से निकलता है ना। तो क्या है? हम कहते हैं पित्त बढ़ गया। तो ये पित्त बढ़ गया तो ऐसे केवल नहीं, पित्त का क्या बढ़ गया? तो अब आज आपको समझ में आ गया होगा, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया जी। अब देखिए किसी को लूज मोशन हो रहा है तब हमें क्या इलाज करना है? बात का या पित्त का या कफ का? बताइए, बात का या पित्त का या कफ का? तो आप समझ गए होंगे कि नहीं, ये लूज मोशन किसी को हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है तब हमें यहाँ पे पित्त का इलाज करना है। और केवल पित्त का नहीं, पित्त के द्रव गुण का इलाज करना है। समझ रहे हैं? तो पित्त का द्रव गुण का इलाज कैसे करेंगे ये समझिए, है ना। पढ़िए ये वाला। शरीर में हाँ, शरीर में
पित्त का द्रव्यगुण बड़े होने पर ऊर्जा डबल। आवाज आती है डबल? आ रही है लेकिन आपकी आवाज कट रही है। शरीर में पित्त का द्रव्यगुण बड़े होने पर चलिए पित्त आप रहने दीजिए, कोई दूसरा साथी पढ़िए। आपके आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, नहीं समझ पाएंगे कोई। पढ़िए जी उद्धव मैं से। पढ़ूं गुरु जी? द्रव गुण की चिकित्सा। हाँ पढ़िए। शरीर में पित्त का द्रव गुण बड़े होने पर पित्त और कषाय रस प्रदान चिकित्सा देंगे। पित्त रस उसमें शुद्धि का काम करेगा और कषाय रस उसमें मल बांधने का काम करेगा, जैसे सोनगेरो, सौंठ, कुटज, पटोलपत्र इत्यादि। तो देखिए क्या है, किस प्रकार से इलाज करना है जी, आज ही मैं बता देता हूँ। देखिए अभी केवल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, है ना। फिर मैं स्पेशल एक एक रोग की जो है डिटेल से करेंगे और इसमें मेडिसिन भी बताएंगे और इससे पहले मेडिसिन बनाने के लिए बताएंगे। तो इस प्रकार से क्रम चलेगा। कुछ को लगता होगा कि आप तो क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं बता रहे हैं, आप तो बस ऊपर ऊपर। तो हाँ ये ऊपर ऊपर ही है, मतलब अभी केवल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको समझ में रहे कि हाँ ये चिकित्सा सूत्र ऐसे है ना। बाकी बाद में मैं केस आदि टेकिंग करके हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। मैं अपने पेशेंट का केस टेकिंग रखूँगा और आपका भी कोई ऐसा रहेगा तो ठीक करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो अभी आप ऐसा समझिए कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि चिकित्सा सूत्र है कि इस सूत्र के आधार पे हमें समझना है। तो अभी क्या समझा आपने कि पित्त का द्रव गुण बढ़ गया, लिक्विड गुण बढ़ गया। तो ये क्या है, द्रव गुण क्या है, जल महाभूत प्रधान है, यानी कि शरीर में गीलापन ला रहा है और ये निकल रहा है। मान लीजिए जब उष्णता के कारण और तीक्ष्णता के कारण जब द्रव गुण बढ़ गया, जब तीक्ष्णता आएगी तब क्या होगा, ये निकलेगा। तीक्ष्णता के कारण क्या होता है कि किसी भी अंग से क्या है कि नज़दीकी मार्ग से मल मूत्र पसीना रक्त ये सब निकलने लग जाता है। तो द्रव गुण बढ़ गया और तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, तब शरीर में से क्या होता है, मल निकलने लगे। तो लूज मोशन कब होगा, जब पित्त के द्रव गुण बढ़ेगा और तीक्ष्णता आ जाती है शरीर में, तो क्या होगा कि लूज मोशन होता है या वोमिटिंग होता है, ठीक है। तो जैसा जो कंडीशन होता है, तो जब क्या लिक्विड यानी कि ये द्रव गुण बढ़ जाता है तो क्या हुआ, द्रव गुण बढ़ने पे मल बिखरा बिखरा आता है, यानी कि मल जो है कम आ रहा है। यानी कि मल तो एक सीमित है ना, आप से ग्रहण करेंगे ही नहीं। लूज मोशन में कौन खाता है, कोई नहीं खाता है, भूख ही नहीं लगता है। तो भूख नहीं लगेगा और आप भोजन नहीं करेंगे तो मल कहाँ से बनेगा, तो मल तो थोड़ा सा है, बस क्या है कि पानी है ना, यानी कि एक्स्ट्रा जो है पित्त का द्रव गुण बढ़ाओ, तब क्या होता है, ये सारे लिक्विड यानी कि द्रवता निकल जाती है, तब अपने शरीर में जल महाभूत घट जाता है। तब हम जो है क्या करते हैं, पानी वगैरह चढ़वाते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो है डॉक्टर हमें जो है इस प्रकार से इलाज करने लग जाता है। लेकिन हम तो क्या है कि जैसे ही लूज मोशन किसी को होता है, वोमिटिंग होता है, तब इसे हम तुरंत मतलब द्रव गुण को कम करने का इलाज कर देते हैं, तो हमें पानी चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या करा जा रहा है हॉस्पिटलों में कि पित्त का द्रव गुण को ठीक नहीं कर रहा है ना, कि इसको कटु रस तिक्त रस दें ताकि जो है मल बंध जाए, यानी कि पित्त का द्रव गुण शांत हो जाए तो रुक जाएगा। वहाँ पे अलग काम है, वहाँ पे ऐसा काम है जी कि जैसे मानो कि आप टंकी भर रहे हैं और नीचे से टोटी खुला है, अब पानी भरते रहो, ऊपर से जा रहा है नीचे से बह रहा है, तो कब तक ये जो है भरेगा, है ना, कब तक ये चलेगा। तो ऐसा ही वहाँ पे चिकित्सा है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि नहीं, यदि किसी चीज़ को भरना है, पूरा करना है, तो नीचे जो टोटी है ना, इसको बंद करिए और इसके बाद पानी भरिए, फिर आपका देखिए पानी जो है स्टोरेज हो जाएगा। तो अपना तो ये चिकित्सा है, यानी कि पहले जो हेतु रोकिए, कारण भी रोकिए और इसके बाद जो है समझ के चिकित्सा करेंगे तो हो जाएगा। तो पित्त का द्रव गुण को बढ़ गया है, तो एलोपैथी में क्या करते हैं, जल यानी कि और ज़्यादा लिक्विड बढ़ाने लग जाते हैं जी, है ना। जब वो क्या है कि जो चढ़ाते हैं, है ना, पानी चढ़ाते हैं, है ना, खास करके जब क्या है कि डायरिया वगैरह फैल जाता है गांव में, तो हमने तो देखा है जी, मेरे दादाजी क्या है कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो मैंने भी लगभग 2-3 साल तक जो है एलोपैथी में काम किया था, है ना। हालांकि बहुत पहले की बात है, जब 6-7 में मैं पढ़ता था तो उस समय किया था।
तो देखते थे कि वर्षा ऋतु में विशेष करके क्या है, सबका द्रव गुण बढ़ जाता है जी, है ना। और वर्षा ऋतु नहीं, वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु है जी, कौन सा ऋतु है, शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु में क्या कहते हैं जी, पित्त प्रकोप हो जाता है। सही बात है कि नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है डायरिया जो है, कोलेरा या हैजा कहिए, सबसे ज़्यादा कब फैलता है जी, तो वर्षा ऋतु समाप्त होगा। अब जो है पित्त का जो है द्रव गुण बढ़ता है सबका। इसके बाद जो है क्या होता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो है सीजन आ जाता है। मतलब क्या, अब तो क्या है कि डायरिया कोलेरा ये सब फैलना शुरू हो गया। तब जो है क्या है कि सब कुछ, बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे पानी बोतल वगैरह मंगा के रखते हैं। और जैसे भी शुरू होता है, जैसे भी किसी को कुछ हुआ समस्या, 1 खुराक 2 खुराक दवाई दी, अगले ही बार मतलब क्या है कि या अगले ही दिन या उसी दिन जो है पानी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दवाई देंगे कम बेनिफिट होगा, पानी चढ़ाएंगे, बोतल लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा जी। तो इस प्रकार से पूरा जो है चलता है उनका चिकित्सा, है ना, या धंधा का ये चिकित्सा का ये चलता है। लेकिन अपना चिकित्सा क्या है जी, हम जानते हैं कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। बताइए कितने एलोपैथी डॉक्टर को पता होगा कि शरद ऋतु में जो है, यानी कि अक्टूबर में, नवंबर में क्या है कि पित्त बढ़ जाता है, इस कारण से डायरिया होता है। कितने एलोपैथी वाले को पता होगा, है? आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए कितने %, 2, 4, 5, 10%, या किसी को नहीं पता होगा। हम तो कहते हैं कि बीएमएस डॉक्टर को भी नहीं पता है, बहुत सारे। हम सभी बीएमएस डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां फैला रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो पूरा जो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर को नहीं पता है, तो एमबीबीएस को तो कुछ नहीं पता होगा जी, है ना। वो तो पता ही नहीं कि क्या चीज़, दही को ठंडा बता रहे हैं, कौच के बीज को गर्म बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं जी, है ना। तो बीएमएस डॉक्टर बता रहे हैं, तो उन सब को जो है प्रचार को रोकना है। तो देखिए क्या है कि हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, अष्टांग हृदय क्लास में आकर के आप लोग जान रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि शरद ऋतु में, यानी कि आगे ये जो महीना है सितंबर और अक्टूबर नवंबर महीना, यानी कि आश्विन और कार्तिक महीना, है ना, अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन और कार्तिक महीना क्या होता है, इसे शरद ऋतु कहते हैं। पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, द्रव गुण, माने पित्त प्रकोप होता है, सब गुण है प्रकोप। तो ये सब प्रकोप होने के कारण क्या होता है कि डायरिया यानी कि लूज मोशन सबसे ज़्यादा होता है जी। और ये फैलता भी है एक दूसरे से ना, क्या है कि ऐसा बताया जाता है, फैलता है निश्चित रूप से। तो क्या है कि हमने तो देखा है कि शरद ऋतु में जो है, मुझे पहले नहीं पता था, जब मैं एलोपैथी में काम करता था तो बस हमें तो लगता था कि हम ही डॉक्टर हैं, हम ही सबको ठीक कर रहे हैं, यही इलाज है। लेकिन जब आयुर्वेद पढ़े और समझ में आया, और अष्टांग हृदय विशेष रूप से अध्ययन किए, तो समझ में आया अच्छा ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से पहले ही बता रखा है। हम लोग तो जानकारी का जो है अभाव है, जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के बाद जब ज्ञान उत्पन्न होगा, जब आप स्वाध्याय करेंगे ज्ञान उत्पन्न होगा, तो ठीक है। तो राजीव कुमार जी ने लिखा है नहीं पता होता है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं पता होता है। तो अगर पता होगा तो क्या करेंगे जी, पानी चढ़ाएंगे। जब शरीर में द्रव गुण बढ़ा है तो क्या और बोतल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी का तो ट्रीटमेंट आपने देख लिया कि पानी बोतल और लगा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी, ये 3 लाइन में हमने आपको समझाया है। हम लोग करते हैं कि शरीर में पित्त का द्रव गुण बढ़ने पर हम लोग तिक्त औषधियाँ देते हैं। तो तिक्त औषधियाँ देने से क्या होता है, तिक्त औषधियाँ देने से शुद्धि का कार्य होता है जी, शुद्धि का कार्य होता है, और कृमि का भी नष्ट होता है ना। तो हम लोग क्या देते हैं, तिक्त देते हैं ताकि शुद्धि हो। और जो कृमि है शरद ऋतु में जो है, जो डायरिया वगैरह होता है, कृमि भी तो इसमें होता है ना, कि कृमि का फैलना, मतलब वायरस बैक्टीरिया के कारण जो है, बैक्टीरिया के कारण फैलता है, लूज मोशन वगैरह ये सब, डायरिया फैल जाता है, हैजा फैल जाता है, कोलेरा फैल जाता है। तो ना फैले इसलिए हम लोग तिक्त रस देंगे। और कसाय रस किस लिए देंगे, क्योंकि कसाय रस देंगे तो कसाय रस देने से बंधन का कार्य होगा, बांधने का कार्य करेगा जी। कसाय रस क्या करता है, किसी भी चीज़ को बांधने का कार्य करता है, तो मल को बांधेगा, है ना। और कसाय रस क्या करता है, बांधेगा कब, जब उसमें क्या है
कि द्रव गुण का अवशोषण होगा। जैसे मान लीजिए आप आटा गूँथ रहे हैं, अगर पानी ज़्यादा चला गया तो फिर से क्या करते हैं, आटा और डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं कि उस पानी का जो क्या हो जाता है, वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो आटा बंध जाता है। अगर पानी ज़्यादा डल गया तब क्या होगा, पानी हो तो बह जाए, ये तो आटा बहने वाला हो जाएगा, रोटी बनेगा ही नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि कसाय रस क्या करता है, मल को बांधने का कार्य करता है। अब बताइए क्या क्या कसाय रस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं तो इस्तेमाल करता हूँ सोना गेरू। कौन कौन जानते हैं सोना गेरू के बारे में? कहेगा कि तो बहुत महंगी औषधि होगा सोना, है ना। सोना नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गेरू है जी, एक प्रकार का मिट्टी है, मामूली मिट्टी है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी है, और जो जिसका वैल्यू जो है सोना जैसी है। ठीक है जी, जिसका महत्व जो है चिकित्सा के दृष्टिकोण से सोना जैसी है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है, मैंने ऋषि मुनियों ने रखा है सोना गेरू। इसे स्वर्ण गेरू भी कह सकते हैं। हाँ, इसका महत्व सोना जैसे ही है। ये मिट्टी है पर महत्व जो है सोना गेरू जैसा है। इसका पूरा डिटेल से हम चर्चा आगे के जो है क्लास में करेंगे। सोना गेरू से क्या क्या दवाइयाँ बनाते हैं, कम से कम जो है हम अभी तक जो है 10 कल्प बनाए हैं जी सोना गेरू से, 10 कल्प। आप लोग भी अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करते होंगे तो ऐसा बहुत सारे कल्प है जिसमें सोना गेरू डाला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं, तो आगे मैं बताऊंगा। और सोना गेरू से जो है क्या क्या औषधियाँ बनती है मैं बताऊंगा। ये बहुत ही महत्व का है। जैसे सोना कितना कीमती है जी, इसी प्रकार से ये भी सोना गेरू मिट्टी है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं और बहुत ज़्यादा लाभ करता है। सोना गेरू क्या है, मिट्टी है। मिट्टी यानी कि ये साक्षात पृथ्वी महाभूत है जी। क्या है जी, पहला नंबर क्या है, पृथ्वी महाभूत है। ये मधुर है और कसाय है। क्या है जी, सोना गेरू क्या है, मधुर रस है और कसाय भी है। तो क्या करेगा, कसाय रस है तो क्या करेगा जी, कसाय रस होने से मल को बांधने का कार्य करता है। और मिट्टी है तो वैसे भी मिट्टी है। मान लीजिए कि कहीं पानी भर गया जी, ठीक है, कहीं पानी भर गया। अब पानी को अगर क्या है कि अगर रास्ता बनाना है, रास्ते में पानी भर गया, तब हम क्या करते हैं, या तो पानी को हटा के सुखा दो या फिर और सूखा मिट्टी डाल दो। सही है कि नहीं है, यही काम करते हैं हम लोग। अगर पानी ज़्यादा भरा है जी तो हम क्या करते हैं, या तो पानी को सुखा दो या फिर हम यहाँ पे मिट्टी डाल दो, कंकड़ पत्थर डाल दो। तो पत्थर डालेंगे तो पानी और ऊपर आएगा, लेकिन सूखा मिट्टी डाल देते हैं तो पानी सूख जाता है। तो यही काम है जी, किसी को लूज मोशन हो बस सोना गेरू दे दीजिए, उसका लूज मोशन रुकना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोना गेरू जो है कसाय है, साक्षात पृथ्वी महाभूत है, और पित्त का उष्ण गुण, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है ना। मतलब वही है कि आपके रास्ते में पानी भर गया है तो जो मिट्टी है, मिट्टी ला के डाल दीजिए, वो रास्ता आपका फिर से सूखा हुआ नजर आएगा। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं जी, बहुत ही सिंपल है इलाज, है ना। सिंपल ऐसे है कि जो आप देखते हैं संसार में वही जो है अपनी चिकित्सा में प्रयोग होता है। ऐसा ही चिकित्सा में अपने को देखना है। तो किसी का अगर लूज मोशन होता है, किसी को वोमिटिंग होता है, बस एक खुराक जो है सोना गेरू दे दीजिए। कैसे देना है और किसके साथ देना है मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अगर सोना गेरू है इसको शुद्ध करिए और दे दीजिए फोकट को, फोकट की मेडिसिन किसी को भी, ठीक है। तो सोना गेरू सबके पास होनी चाहिए अपनी चिकित्सा में, है ना। तो सबसे पहले तो अपने जो भी प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए विशेष रूप से, और बाकी अपने क्लास में जितने भी हैं, क्योंकि आप सभी लोग आए हैं एक उद्देश्य से कि हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आपका जो है उद्देश्य होना चाहिए आयुर्वेद की रक्षा का, प्रचार प्रसार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। रक्षा रहेगी, रक्षा करेंगे तो अगर सुरक्षित रहेगा आयुर्वेद तो क्या है कि आयुर्वेद का मतलब है ना प्रचार प्रसार होता रहेगा। लेकिन प्रचार प्रसार करने में लग जाएंगे तो हमारा जो आयुर्वेद जो है नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो है अपने तो आप जानते ही होंगे कि जैसे क्या है कि हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान, फिर तीसरे है ना सुनते हैं, फिर गलत इन्फॉर्मेशन हो जाता है ना। जैसे क्या है कि पिछले कुछ दिनों में देखा कि कोई बता रहा है
एक काउंच का बीज जो है गर्म होता है। तो उसने कहीं सुना होगा, फिर उसने कहीं सुना होगा, इस प्रकार से उसके पास आया। तो आयुर्वेद का रक्षा होना चाहिए। किसी ने, हमने ग्रुप में भी डाला था, किसी ने बोल दिया कि भागवत ऋषि जो है चरक ऋषि के शिष्य हैं। तो ये सब क्या है, आयुर्वेद का नाश ही है और क्या है ना। कहाँ वो चरक ऋषि ईसा पूर्व के, और कहाँ भागवत ऋषि 5वीं शताब्दी के ऋषि मुनि। तो कहाँ से शिष्य गुरु हो सकते हैं। वैसे तो हमें कहेंगे हम भी महर्षि भागवत ऋषि के चेले हैं, तो क्या हो जाएंगे। अरे भाई, माना वो अलग बात है, जो हमारे पूर्वज हैं तो उनको ऋषि मुनि गुरु मान लेने में कोई हर्ज, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए प्रचार प्रसार, है ना। इस प्रकार से आयुर्वेद की रक्षा भी होनी चाहिए, मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो आप लोग जितने भी जुड़े हैं क्लास में, तो सोना गेरू लाइए जी सभी पहले तो, है ना, क्योंकि सोना गेरू से पित्त के बहुत सारे बीमारी का इलाज कर देंगे जी, बहुत सारे। क्योंकि पित्त का उष्ण गुण है, उसको ठीक कर देंगे। तो उष्णता के कारण जितनी भी बीमारियां आ रही है, तीक्ष्णता, हाँ ना, द्रव गुण, विशेष रूप से पित्त का द्रव गुण के लिए रामबाण इलाज है सोना गेरू, ठीक है, जो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। सोना गेरू 100 रुपये में मिल जाएगा, जो सोना जितना महत्व है इसका। तो बताइए लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कौन कौन लाने वाले हैं सोना गेरू अपने घर पे। और उसको कुछ नहीं, थोड़ा सा घी में भून देना है, ठीक है जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको दवाइयाँ बनाने के लिए भी सिखाएंगे। कुछ कहेंगे, है ना, कि नहीं जी आप दवाइयाँ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्या है ऐसी दवाइयाँ बनाने में। तो बिल्कुल सिंपल है ना। तो मैं बताऊंगा, सोना गेरू लाइए और इसे शुद्ध करिए और प्रयोग करके देखिए अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर प्रयोग करके देखिए। सोना गेरू अगर मिट्टी ये है शुद्ध कर लिए, तो इसमें कोई मतलब क्या है कि नुकसानदायक नहीं। लोग क्या है कि अड़ंगा खा रहे हैं, रिफाइंड तेल खा रहे हैं, चीनी फाक रहे हैं, है ना, चाय पी रहे हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं हो रहा है सालों साल। और थोड़ा सा सोना गेरू खा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, लाभ करेगा। कैसे लाभ करेगा, तो जब क्या है कि किसी को लूज मोशन होगा, आपके पास सोना गेरू रहेगा, मात्र जो है 100 mg, 250 mg, 1 ग्राम भी नहीं, 1 ग्राम का जो है चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा, है ना, इतना सा दे दीजिएगा, उसको जो है आराम लगेगा। तो आपको लाभ ही, मतलब कि आपको भी प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और आपको अनुभव भी बढ़ेगा। और आपका जो उद्देश्य है कि आयुर्वेद जो है आगे जन जन में फैले, तो ऐसे होगा आयुर्वेद की रक्षा, है ना। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों बेचने से नहीं होगा, है ना। हम भी चाहते हैं तो आप सभी को कितने सारे जड़ी बूटी अब तक बेच देते, दवाई बेच देते अब तक, है ना। लेकिन हमने अभी तक किसी को भी नहीं बेचा, बल्कि हमने जितने भी हमारे पास जड़ी बूटी है निःशुल्क सबको भेजे, है ना। जिनके जिनके पास पहुंच गया होगा, है ना। एक माता जी हैं, उनका कहना था कि वैद्य जी हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमारे लिए जड़ी बूटी मतलब क्या है कि भेजेंगे। कल के क्या बात करते हैं, हमने वादा किया है, मैंने हमने कहा है कि इस क्लास में जितने भी लोग हैं, अगर किसी को कोई समस्या है ना, गंभीर समस्या, उनके लिए मैं दवाई भेजने वाला हूँ जी, है ना। जो भी हमारी आसपास के, अब खरीद के नहीं भेजेंगे हम, इतने हमारे पास जो है धन दौलत नहीं है, लेकिन हमारे आसपास इतने ज़्यादा संसाधन है, माने जड़ी बूटियाँ हैं। मैं धनी मतलब क्या है कि मैं अमीर हूँ जी जड़ी बूटियों के मामले में, है ना। तो मतलब हमारे पास है, तो वो सब हम देंगे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस अष्टांग हृदय क्लास में जुड़िए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि मदद करिए, मदद पाइए, इस प्रकार से हमारा उद्देश्य रहता है। तो आप सभी लोग जो है सोना गेरू को जो है उपयोग करने के लिए अभी और इसके ऊपर डिटेल से जानकारी देंगे। सोना गेरू का विस्तार पूर्वक है, पूरा जो है क्लास होगा, बल्कि 1, 2, 3 दिन क्लास इसके ऊपर होगा, तभी पे बहुत कम है। सोना गेरू की इतना महत्व रहेगा, और महत्व इसलिए क्योंकि पित्त के सारे गुणों को बैलेंस कर देगा आपका सोना गेरू। क्योंकि पित्त के लिए क्या चाहिए जी, पित्त क्या है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। तो पित्त के लिए 3 रस बहुत जरूरी होता है। पहला मधुर रस, है ना, दूसरा तिक्त रस और तीसरा कसाय रस। और सोना गेरू क्या है जी, मधुर रस है और कसाय रस है जी। तो हुआ कि नहीं महत्वपूर्ण। तो पित्त के द्रव गुण को जो है सोना गेरू आराम से ठीक कर देगा। तो उल्टी भी किसी को आ रही है, या किसी को जो है ऐसे एसिड फील हो रही है ना, होती है ना एसिडिटी। तो क्या है एसिडिटी, क्या है जी, है ना। तो एसिडिटी क्या है, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है ना, जो क्या है कि किस रूप में है जी, एसिड रूप में है ना। तो एसिड रूप में होता है पित्त का द्रव गुण, उसी को हम एसिडिटी कहते हैं जी। किसको समझ में नहीं आया बताइए, क्या है,
पित्त का द्रव गुण किस रूप में रहता है? एसिड रूप में रहता है। जब ये बढ़ जाता है तो हम, है ना, ऊपर की, है ना, वो क्या है कि वायु ऊपर ले आता है तो हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिड ऊपर आता है तो कहते हैं एसिडिटी हो गया। इसको ठीक कर देगा जी आपका सोना गेरू। ठीक है जी, सोना गेरू कैसे करेगा? क्योंकि एसिडिटी को ठीक इसलिए कर देता है क्योंकि पित्त का द्रव गुण को शोषण कर लेता है। ठीक है, पित्त के द्रव गुण को शोषण कर लेता है, तीक्ष्ण गुण को भी कम कर देता है और उष्ण गुण को भी कम कर देता है, द्रव गुण को भी कम कर देता है। तो आपका एकमात्र सोना गेरू जो है आपके पित्त का इलाज कर सकता है, जो पित्त के एसिडिटी का इलाज कर सकता है ना, जड़ से खत्म कर सकता है। इनो जैसा नहीं है ये कि 5 मिनट में गया और इसके बाद ठीक कर दिया फिर अगले बार जो है, ऐसा कुछ नहीं होता आयुर्वेद में, है ना। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोठ कहेगा भाई जी सोठ तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये कैसे ठीक करेगा? तो सोठ भी क्या है ऐसा बताया गया। वैसे तो सोठ समशीतोष्ण बताया है भाव प्रकाश निघंटू में। तो सोठ क्या है? चूँकि ये भी कषाय है जी। सोठ क्या है? वैसे तो कटु भी है और सोठ कषाय भी है, लेकिन विपाक मधुर है। इस कारण से सोठ जो है क्या है कि वात नाशक है, कफ नाशक है और पित्त का क्या है? वात पित्त कफ नाशक है। सीधा कहिए, गर्म तो है, मतलब वैसे तो समशीतोष्ण है ये, लेकिन यदि किसी ठंडे औषधि के साथ ले लिया जाए तो गर्म नहीं करता है। जैसे सोना गेरू के साथ में सोठ ले लिया जाए तो गर्म नहीं करेगा, क्योंकि सोना गेरू ठंडा है और सोठ थोड़ा सा समशीतोष्ण है, तो इस कारण से हो जाता है बैलेंस। तो एक प्रसिद्ध औषधि है जी सोना गेरू और सोठ का, उसका नाम है क्या है जी? उसका नाम लघु सूत शेखर रस। कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? लघु सूत शेखर रस। तो ये है जी मेडिसिन का एक, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि सोठ भी क्या है? कषाय है जी, ये भी पित्त के द्रव गुण को शोषण करेगा। और एक फेमस औषधि है उसका नाम है कुटज। कुटज कौन कौन इस्तेमाल किए हैं? कुटजारिष्ट का या कुटज घनवटी का जी। बाबा रामदेव का भी आता है, बैद्यनाथ डाबर पत्र सब कंपनी का आता है। एक तो धूत पपेश्वर फेमस कंपनी है, उसका कुटज परपट्टी आता है जी, जो डायरिया और डिसेंट्री के लिए होता है। मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा है। ये टैबलेट मंगा करके भी रख सकते हैं। किसी को लूज मोशन होता है एक टैबलेट दे दीजिए। कुटज, कुटज क्या है? कुटजारिष्ट क्या है? कुटज घनवटी क्या है? तो कुटज एक कषाय औषधि है। ठीक है जी, कुटज क्या है जी? कषाय है। और कषाय होने के कारण क्या करता है? मल को बांधने का कार्य करता है। पित्त का जो द्रव गुण बढ़ गया है, पित्त का जो द्रव गुण बढ़ गया है, इस द्रवता का शोषण कर लेता है कुटज। और एक औषधि है पटोल पत्र। तो पटोल पत्र वैसे तो उतना अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन हाँ ये भी रस धातु के ऊपर, रक्त धातु के ऊपर और पित्त के द्रव गुण का शोषण करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो बहुत सारे औषधि कल्प है जो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पित्त के द्रव गुण की चिकित्सा आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। अब कल से जो है पित्त के बढ़ने के कारण, है ना, पित्त के रोग, है ना, इस प्रकार से कल का टॉपिक रहेगा आज के लिए। या फिर कल जो है वैद्य सुधीर गुप्ता जी ने आपके ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया होगा कि शनिवार और रविवार को छुट्टी क्यों रखें, है ना। अपने क्लास में बहुत सारे ऐसे हैं व्यक्ति जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उनका पेशेंट होगा, उनको कोई प्रॉब्लम होगा, तो उनको इन्वाइट करेंगे, उस पेशेंट को या उस मरीज को, या फिर जो प्रैक्टिशनर होगा अपने पेशेंट को इन्वाइट करेंगे लिंक के माध्यम से, और उनका केस टेकिंग किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी वैद्य हैं, है ना, अब तो देखिए सामने तो है नहीं कि नाड़ी परीक्षा करेंगे, उधर परीक्षा करेंगे हम, तो जो भी बन सकेगा प्रश्न परीक्षा के माध्यम से करेंगे, और सभी जो है अपना अपना जो है क्या है परामर्श देंगे और एक मेडिसिन डिसाइड करेंगे और उनका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, और उनका इस प्रकार से ट्रीटमेंट चलेगा जी। ठीक है जी, तो कल से ये, कल जो है, कल या परसों जिस दिन भी छुट्टी रहेगा, या मान लीजिए कि हम शिविर में चले गए, है ना, आज भी क्लास नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि आज फिर जो है एक हमारा क्या है CM का कार्यक्रम था, आज मैं चला गया था, लेकिन समय से पहले मैं आ गया, है ना, इस कारण से क्लास हो पाई। तो बहुत सारे कार्य रहते हैं, शिविर रहते हैं, तो क्या है कि कई बार नहीं भी ले पाए क्लास, तो कम से कम ये चलेगा कि
कि केस टेकिंग होगा किसी का, उसका जो है दवाइयाँ निर्धारित करेंगे, समझेंगे कि रोग कैसे हुआ और क्या क्या परहेज करना है। और एक बात, अपने क्लास में जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर क्या हमसे या किसी भी वैद्य से कहिए कोई दवाई लेते हैं मंगाते हैं तो परहेज आपको पूरा करना है जी। चाहे जो खाने के लिए कहे, चाहे जहाँ से भी खाएं। आपको कह दिया है कि आपको अनार खाना है तो अनार खाना है, आपको कह दिया है कि समा कोदो कंगनी मिलेट्स खाना है तो मिलेट्स खाना है, आपको कह दिया है कि 4 बजे शाम को खाना है, रात को नहीं खाना है तो 4 बजे ही खाना है। क्योंकि चिकित्सा में कुछ भी नहीं छूटनी चाहिए जी। अगर कुछ भी छूट जाता है तो वही चीज़ उत्तरदायी हो सकता है। तो केवल वैद्य की औषधि नहीं होता है, बल्कि चिकित्सा में 4 पाद होते हैं। रोगी भी होता है, पहले ही दिन बताया था, है ना। वैद्य होता है, वैद्य का औषधि होता है। हमारे पास तो 2 ही चीज़ है जी, है ना। और बाकी 2 चीज़ आपके पास है, क्या है, आप खुद हो और आपके जो है परिवारजन है जी, है ना। तो इस प्रकार से तो चलिए ठीक है, कल से जो भी अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो मैं अपना टॉपिक रखेंगे, नहीं तो हम भी रहेंगे क्लास में, लेकिन केस टेकिंग जो है हमारे अष्टांग हृदयम टीम के जो है वैद्य करेंगे जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड, पित्त के द्रव गुण से रिलेटेड, तो आप प्रश्न कर सकते हैं जी। गुरुजी, एक कुटज और कुटकी एक ही चीज होती है क्या? क्या जी? एक कुटज कुटकी को ही बोलते हैं गुरुजी? नहीं जी, नहीं जी, कुटज जो होता है मैं आपको बताऊंगा, कुटज अलग है, ठीक है। कुटज बिल्कुल अलग है। ये इंद्रजौ आपने देखा होगा, मैं ग्रुप में फोटो भेजूंगा। इंद्रजौ एक पेड़ होती है जी, और इंद्रजौ का जो पेड़ होता है वो भी क्या है, इंद्रजौ, आप जाइएगा बाजार कहिएगा इंद्रजौ चाहिए, ये बहुत कड़वी होती है, ये भी मल को बांधने का कार्य करता है। लेकिन इंद्रजौ का जो वृक्ष होता है, मेरे पास है ना इंद्रजौ का वृक्ष, तो उसका जो वृक्ष होता है तो उसका जो छाल होता है उसको कहते हैं कुटज या कूड़ा कहते हैं। कुटज या कूड़ा की छाल बाजार में मिलेगा। और बाकी जो कुटकी है वो पर्वतीय इलाका में मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता है जी। ये बहुत महंगी भी औषधि होती है कुटकी, ये तो लेखन का कार्य करता है, ये तो और दस्त लगा देगा। कुटकी जो है दस्त लगा देगा, और कुटज जो है आपको मल को बांध देगा। तो सबका अपना अपना गुण है, ये दोनों अंतर है। हाँ ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो यहीं पर कई हाँ, मैं सुधीर कुमार। बहुत सारा व्यक्ति का सवाल आ रहा है कि गुरुजी क्या करने से भूख बढ़ेगा और शरीर में बल बढ़ेगी। ठीक है, ये सब सवाल है। इसी सवाल के देखते हुए मतलब कल रात्रि 8 से 10 और रविवार को भी 8 से 10 की क्लास रहेगी। उसमें जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, जिनको ये समस्या है या घर में भी किसी व्यक्ति को समस्या है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और इसका लाभ उठाइएगा। अच्छा। तो कल समय से जुड़िएगा। केस टेकिंग पर ही बात किया जाएगा और आप लोग का समाधान भी किया जाएगा यहाँ पर। तो अभी जो वैद्य जी ने जो पढ़ाए हैं, इससे संबंधी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करिए। बाकी जो बीमारी से संबंधित समस्या है वो कल इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो प्रत्येक शनि और रविवार के दिन रहेगा। ठीक है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसमें पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ केस टेकिंग किया जाएगा। हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ जी, आ रही है जी। गुरुजी, मुझे एक सवाल था। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और कायरो प्रैक्टिशनर एंड कपिंग प्रैक्टिशनर। तो मेरे पास एक पेशेंट है, उनको ना स्टमक का गैस बहुत रहता है और स्टमक बर्निंग रहती है। उसके डाइजेशन के लिए स्पेशल आए हैं वो, क्योंकि न्यूरो में इसके बहुत अच्छे फॉर्मूले होते हैं। बट उसके साथ मैं जड़ी बूटी का कौन सा कुछ दे सकती हूँ जिससे उन्हें रिलीफ मिले? जी, तो कल बात करेंगे ना इस विषय पर। हम तो बोल ही दिए आप लोग को, कल जुड़िएगा, है ना। कल क्लास में जुड़िए और पेशेंट को लाइएगा सामने आप। अच्छा। मुझे क्या करने से भूख बढ़ेगा? बिल्कुल, क्या करने से भूख बढ़ेगा मैं आपको दीपन और पाचन के बारे में तो मैं बताता ही रहता हूँ कि आपको दीपन करना है, यानी कि भूख बढ़ाने वाला। तो दीपन करने वाला जो है 10 औषधि का नाम मैं बताता हूँ, ठीक है। उनमें से कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आपने पूछा है कि क्या करने से भूख बढ़ेगा। देखिए, अपना चिकित्सा तो यहीं से शुरू होता है, भूख बढ़ाने से ही तो शुरू होता है। अपना चिकित्सा भूख बढ़ाने से शुरू होता है।
दूसरा है पाचन करने से शुरू होता है। दीपन पाचन भूख बढ़ाने से शुरू हो रहा है, और पाचन भोजन का संपूर्ण पाचन करने से शुरू हो रहा है। और अनुलोमन यानी कि मतलब मलमूत्र आदि का निकलना, तो यहीं से शुरू हो रहा है। पाचन दीपन के लिए देखिए मैं यूज करता हूँ और आपको यूज करना है पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, है ना, जीरा, इस प्रकार से औषधि है ये सब्जी। लेकिन बात पित्त कफ के अनुसार करना है आपको, ठीक है। अगर बात है तो उसको घी में देना है ना, ये सब चीज़ें। या कहीं मेडिकेटेड घी दे सकते हैं, भूख बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। अगर पित्त है तो भी घी के साथ देना चाहिए, और यदि कफ है तो उसको चूरन दे दीजिए, वही जो मैंने बताया, पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ। वैसे तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, है ना, चिंचा, और इसके अलावा सेंधा लवण, इसके अलावा क्या है कि हींग, तो दाड़िम, तो बहुत सारी औषधियाँ हैं जो दीपन करता है, यानी भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ेगा तो शरीर में बल बढ़ेगा, सही है। तो दीपन और पाचन होगा। चलिए ठीक है, आज के टॉपिक से रिलेटेड पूछिए, आपने पूछा है नहीं टॉपिक से रिलेटेड कोई भी। गुरुजी ये जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं तो उनके तलवों में, हाथों तलवों में, पैरों में जलन होती है, तो ये मतलब पित्त की वजह से ही होती है क्या डायबिटीज पेशेंट को? या डायबिटीज भी होते हैं या फिर बिना डायबिटीज के भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनके तलवों में, हाथों पैरों के तलवों में जलन होती है, तो वो किस? हाँ बिल्कुल, हाथ पैर के तलवों में जलन होना तो पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण बढ़ने से होता है ना। तब हम यहाँ पे पित्त का ही इलाज करेंगे ना। हाँ, डायबिटीज का हो चाहे किसी का भी हो, तो तब हम यहाँ पे सोना गेरू दे सकते हैं। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। गुरुजी ये सोनो, ये जो लिखा हुआ है सोना गेरू, इसको लाल गेरू को ही बोलते हैं क्या? नहीं जी, नहीं, लाल गेरू नहीं लेना। सोना गेरू स्पेशल पंसारी दुकान पे मिलेगा। मैं ग्रुप में कल फोटो भेजूंगा। तो गुरुजी मैं हाँ ठीक है, चलिए ठीक है गुरुजी, फोटो भेज देना। तो पंसारी देखिए, पंसारी जानता है अच्छे से सोना गेरू के बारे में, पंसारी दे देगा। लाल गेरू आपको दंतमंजन बनाने में काम आता है, ठीक है, उसको नहीं समझना है, ठीक है। चलिए, आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई प्रश्न है? गुरुदेव मेरा यहाँ एक छोटा सा प्रश्न और है। हाँ जी। जो दीपन पाचन बढ़ने वाली जितनी भी औषधियाँ है, हाँ जी, कल ग्रुप में एक एक करके डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। और मैं आप सभी को जो है दीपन पाचन के लिए मैं जो भी औषधियाँ यूज करता हूँ बात पित्त कफ के अनुसार मैं आपको भेज दूंगा जी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हाँ, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक था क्या है कि बात पित्त का कंप्लीट हो गया। आज का पित्त के सभी गुण हो गया जी कंप्लीट, है ना। हाँ, अब इसमें 2 गुण जो बच गए हैं, अम्ल गुण। तो पित्त तो एसिड होता ही है जी, है ना, और ये कटु होता है ये। तो अम्ल क्या होता है, इसका विपाक कटु हो जाता। हाँ, तो क्या है कि अम्ल है ना, एसिड रूप में है, और ये कटु भी होता है ना। तो इसके बारे में चलिए कल करेंगे चर्चा थोड़ा, ठीक है। तो क्या है कि कल जो है आप सभी का जो है जो भी प्रश्न रहेगा ना अपने खुद के स्वास्थ्य से संबंधित या फिर अपने पेशेंट से संबंधित, तो उनका एक एक करके केस रखेंगे। और ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं कि 5 मिनट में हमने केस टेकिंग कर लिया, नहीं, बल्कि क्या है कि चलता रहेगा जब तक पूरी केस टेकिंग नहीं हो जाती, जब तक हमें समझ नहीं आ जाती संप्राप्ति कि कैसे उसके शरीर में आया ये रोग, है ना, और क्या क्या लक्षण है, प्रॉपर जब तक नहीं होता डायग्नोस, है ना, तब तक हम लोग डिबेट मतलब करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, ठीक है जी। और आप सभी लोग को बोलना भी है कि देखिए गुरुजी हमको तो ये समझ में आ रहा है, हमें तो लग रहा है ये औषधि देना है, ठीक है। तो सभी जो है समझना है, ठीक है। और इसके बाद जो हम औषधि सेलेक्ट करेंगे उसको हम बताएंगे, और इसके बाद जो है वो सेवन करेगा, फिर हमें वो फीडबैक बताएगा जी आगे चल करके। तो एक दिन में मात्र क्या है कि 2-3 इस प्रकार से, या एक, क्योंकि जिसके पास जो टाइम रहेगा वो अपना क्या है कि 8 से 10 तक चलेगा, है ना, या फिर 8 से 9:30 बजे तक चलेगा, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही।
शांति पाठ करके आज की क्लास विराम करें। गुरुदेव एक रिक्वेस्ट और है, जो आपने कफ का जो पूरा कोर्स किया ये पढ़ा है पूरा क्लास, उसका एक पूरा PDF भेज देना गुरुदेव। चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।